चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूटी रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है। इसमें आप यहाँ पर ऐड हो सकते हो, इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने आ गया है। ये सवाल कह रहा है कि आप बताओ ये जो प्रॉब्लम फिगर है, इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम फिगर, जो यहां पे दिया गया है, ठीक है, ये प्रॉब्लम फिगर यहां पे दिया गया और इधर है आंसर फिगर। आपको चुनना है कि आप ये बताओ कि फाइंड द फिगर आउट ऑफ द ऑप्शन बाय जॉइनिंग द पीस ऑफ विच वी कैन फॉर्म द प्रॉब्लम फिगर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये सवाल देखोगे, यहां पर ये सवाल है, सॉरी यहां पे प्रॉब्लम फिगर है और इसके बाद यहां पर आंसर फिगर है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा, जो इसमें दिया गया ऑप्शन, इसमें जो भी चीजें दी गई हैं उसको अगर हम ज्वाइन करें, उसको अगर हम मिला दे, ज्वाइन करें, इधर उधर कुछ भी करें, तो यहाँ पे ऐसा फिगर निकल करके आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप मिलाने पे वैसा बना सकते हो, तो वो आपको आंसर देना है। सवाल आपके सामने आ गया है। मिस्टर यूवी सिंह कह रहे हैं कि सर आप भी सो के उठे हैं क्या? नहीं, सो के तो नहीं उठा हूं मैं, कब का सो के उठ चुका हूं, नहा भी चुका हूं, ठीक है। हाँ, खाना नहीं हुआ है ठीक से, इसकी वजह से आपको थोड़ा लग सकता है। और वैसे भी दोपहर का मौसम है, तो दोपहर का मौसम आजकल थोड़ा रहता है, मतलब आदमी देखने से लगता है कि आदमी को नींद आ रहा होगा, बट आदमी काम कर रहा है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप सवाल पर फोकस करो। सवाल आपके सामने है, ऑप्शन नंबर क्या रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपके सामने आ गया है। क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर एक हमें क्या बनाना है, जैसे इसमें देखो कि इससे तो बनेगा नहीं, ये तो हमारा काम हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा कुछ बनाना है। क्या बनाना है? ऐसा। तो ऐसे कब बनेगा? जैसे ये, जैसे इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, दो ट्राइंगल हमारे पास है, तो ऐसा बन सकता है, लेकिन ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, अब देखो कि इसमें ना अगर आपको ये बनाना है तो आपको अलग अलग, मतलब इसका लेंथ, इन दोनों का लेंथ बराबर होगा, इन दोनों का लेंथ बराबर होगा, लेकिन इसका लेंथ और इसका लेंथ अलग अलग है। लेकिन इसमें जो भी दिया गया सबका लेंथ बराबर है, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता है। और इसमें सिर्फ 4 ही दिए गए हैं, ठीक है, 4। और यहाँ पे चाहिए कितने हमें बनाने के लिए? 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4 और 5 लाइन चाहिए, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, यहाँ पर 2, 3, 3, 5 है और 5 हमको चाहिए था, 2 इधर हो गए, 2, 2, 4 और 1, 5, तो ये हमारा बहुत आराम से बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी को अगर आप ध्यान दो तो आप इससे वो वाला फिगर बना सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द टू consecutive even integers will always be divisible by which of the following। भाई कितना शानदार सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है, आप इसको देखो और इसको सॉल्व करो। सर मैं आपका क्रैश कोर्स लेना है, क्रैश कोर्स आप ले सकते हो, मैंने जानकारी आपको दे दी है क्रैश कोर्स के बारे में, अभी पीछे जस्ट बताया है। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप इस वाले नंबर पे अभी कॉल कर सकते हो, 9651222407, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पे जाना, वहां से सीयूईटी जो कॉन्सेप्ट हमारा चैनल का नाम है, इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हो और इसी से आप क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हो। या फिर ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो, यहाँ पे हमने लिख दिया है, नीचे आ भी रहा होगा, उस पर भी कॉल कर सकते हो, वही वाला नंबर है, ये वाला। एक और नंबर दिख रहा होगा, दोनों में से किसी भी कर सकते हो। गुड आफ्टरनून लकी कुमार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो सवाल आपके सामने आ गया है, कितना बढ़िया सवाल है, बताओ। निखिल नहीं, अभी आप लेट नहीं हुए हो, अब बस मैंने एक सवाल करवाया है, ये दूसरा सवाल आपके सामने है, दूसरा सवाल। झरना भी आ चुकी है, अमृता मिश्रा, अंकिता नायक, लिप्सा, खुशबू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अफरोज, भूमि। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, यानी कि ए एंड सी, ए एंड सी आ रहा है। हुलू लुलू, क्या नाम रखे हो भाई, हेलो हेलो। आद्या शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। छावी पांडे, हेलो। स्ट्रोम, ऑप्शन नंबर डी। चलो तो इसका आंसर कैसे निकालोगे आप? देखो यहां पर कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का मतलब होता है सम संख्याएं। क्या होती हैं? सम संख्या। तो मतलब कि हमें क्या करना है कि 2 सम संख्या लेनी है जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो, मतलब क्रमागत सम संख्या लेना है। क्या होता है? क्रमागत। तो 2 क्रमागत सम संख्या हमें चाहिए। तो कोई भी 2 क्रमागत सम संख्या, अच्छा सम संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो हम उसको लिखते हैं 2n। क्या लिखते हैं? 2n। किसी भी सम संख्या को आप
2n के फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, जहां n एक इंटीजर है, मतलब n बराबर 1 2 3 कुछ भी रखोगे तो अगर 1 की जगह पे 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, मतलब आपको हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल सकता है इस फॉर्म में। और n जो कि एक इंटीजर है, यानी कि इवन इंटीजर है, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 2n ले लो, यानी कि एक ले लो यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव, तो मतलब अगर हमने एक इवन नंबर ले लिया 2n, तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव, जैसे 2 के बाद क्या आता है 4, यानी कि 2 जोड़ने पे आपको 4 मिलेगा, यानी क्रमागत अगर आपको चाहिए तो 2n में आपको +2 करना पड़ेगा। तो मतलब एक जो हमारा सम संख्या होगा 2n होगा, और दूसरा वाला यानी अगला वाला क्रमागत जो है यानी कॉन्जिक्यूटिव वो 2n + 2 होगा, क्योंकि हर सम नंबर, हर अगला इवन नंबर आपको 2 प्लस करने के बाद मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गया। अब क्या कर रहा है कि दोनों का कर दो स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, जैसे इसका स्क्वायर कर लो पहले, ये बड़ा है तो इसका स्क्वायर कर लो, 2n + 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4n², a + b का होल स्क्वायर कर दोगे, प्लस फिर यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8n हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 2n का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4n का स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि दोनों का क्या ले लो आप, दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो आप देखोगे 4n² से 4n² कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 + 8n बचेगा, 4n अगर कॉमन ले लो तो 1 + 2n बचेगा। और आप देखो कि यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमको मिल रहा है 4, तो मतलब कि ये जो होगा यानी कि दोनों का डिफरेंस जो आएगा स्क्वायर करने पे वो 4 से कटेगा, यानी कि जो कह रहा है 5 से कटेगा और 3 से कटेगा, ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि b और d तो चला जाएगा, तो d चला गया और आपके पास यहाँ पर b भी चला जाएगा, b हालांकि कहीं पे दिया नहीं है तो b को चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। अब देखना है कि 4 से तो कटेगा ही कटेगा, तो हमारे ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, 4 से कटेगा तो मतलब ये वाला भी नहीं होगा, तो क्या बचेगा ऑप्शन नंबर ए और सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा ये जो है, अच्छा डी को हमने हटा दिया तो ये भी हट जाता, और हमारे पास ए है तो ओनली ए तो होगा नहीं, क्योंकि 4 तो आंसर है ही। अब देखो ए और सी क्यों आंसर है, क्योंकि इस 4 को आप 2 × 2 भी लिख सकते हो, 1 + 2n, तो ये 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। वैसे भी आप समझ सकते हो कि जो संख्या 4 से कटेगा वो संख्या हमेशा 2 से भी कटेगा, तो यानी कि ये मतलब ये जो डिफरेंस आएगा 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को, मान लो 2 ले लिया और ले लिया 4, क्योंकि दोनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, यानी 2 के बाद 4 आएगा, दोनों का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर, 2 दूना 4 और 4 को कितना हो गया 16, दोनों घटाओगे कितना आएगा 12 आएगा, डिफरेंस कितना आएगा 12। अब ये 12 जो है 5 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो 5 से नहीं कटेगा, यानी डी वाला ऑप्शन तो हम यहीं से हटा देते हैं, डी गया यहां से, डी गया। अब ए और सी में से हमारे पास फंसता, तो हम फिर और चेक करते, ठीक है, 1 2 और चेक करते तो आपको यहाँ पर पता चल जाता, क्योंकि ये 12 जो है 4 और 2 दोनों से कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो अभी आप कंक्रीट आंसर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, तो आपको कोई और लेना पड़ेगा, 4 और 6 भी लेना पड़ेगा, इसको भी चेक करोगे तब जाकर के आप कंक्रीट आंसर तक पहुंचोगे। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो एक ही बार में आपको आंसर मिलता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2 लगातार संपूर्णांकों, अच्छा वही सवाल है, हिंदी में लिखा हुआ है। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने बीच में मतलब 2 सवाल या 3 सवाल जो भी होंगे जीके जीएस के 2-3 सवाल हमने डाले हैं, तो ये हमारे पास आ गया है। ये भी ये देखो, अब ये सवाल एनटीए ने पूछ रखा है, पीवाईक्यू है, ध्यान रखेगा, ठीक है। तो ये सवाल देखो कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन जो है यानी कि 52nd अमेंडमेंट, उसको हम किससे मिलान करेंगे। 42nd अमेंडमेंट किस चीज के लिए हुआ था, 86th अमेंडमेंट किसके लिए हुआ था, और 89th अमेंडमेंट किसके लिए हुआ था। तो ये सब आपको मिलान करना है और मिलान करके आपको आंसर बता देना है। तो ये बता दीजिए इसका क्या होगा आंसर सभी लोग। सर मैंने एग्जाम्पल लेके ऑप्शन एलिमिनेट किया है, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको लास्ट में बताया भी। लेकिन उसमें क्या है कि आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा। एक बार चेक करके हो सकता है कि आप आंसर तक ना पहुंचो, ठीक है, क्योंकि आपने जो एग्जांपल लिया है हो सकता है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 से भी कट रहा हो, 3 से भी कट रहा हो, ठीक है, 5 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि एक सम संख्या का स्क्वायर करोगे तो सम संख्या ही आएगा, जैसे 4 का करोगे तो 16 आएगा, ठीक है, और दोनों को जब घटाओगे सम संख्या में से सम संख्या जब घटाते हो तो सम संख्या ही मिलता है, ठीक है। तो वो 3 से भी नहीं कटता, ठीक है, 3 से भी नहीं कटता, 5 से भी नहीं कटता, तो आप कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, बट मैंने आपको प्रॉपर करके बता दिया है, ठीक है। अच्छा हिंदी में भी बता दीजिए, हिंदी में आप देख सकते हो, यहां पे लिखा होगा, ये देख सकते हो हिंदी में, ठीक है। चंद्रशेखर का आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर करते रहिए। अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है और आप लोगों का भी आया होगा। आप बताओ आप लोगों ने किसने किसने टॉप किया है भाई। हाँ मुझे सुनने में आया कि फर्स्ट डिवीजन पे मतलब फर्स्ट डिवीजन लाने पे शायद बिहार सरकार आप लोगों को 25,000 रुपया भी देती है। तो ये मुझे पता नहीं है ज़्यादा, अगर आप बता पाओ तो, अगर आपको पता हो तो आप कुछ बता देना मुझे, ताकि मुझे भी जानकारी मिल जाए। तो बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, आप में से कोई टॉपर ऑपर होगा, पक्का होगा ही कोई ना कोई तो।
अलका कुमारी का 81.20 आया है, बहुत बढ़िया नंबर है आपका 81.20। इतने तो हमारे भी नहीं थे, ठीक है, क्लास 12th में इतने मेरे नहीं थे भाई। हाँ 81 ही था मेरा, आपका 81.20 है, बहुत है। लीजा खान कह रही हैं कि सर मैं आपकी क्लास डेली देखती हूँ, प्राउड टू बी स्टूडेंट ऑफ योर्स। ईजा खान बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन करके, और बहुत बहुत बढ़िया लगा, मतलब काफी अच्छा लगा जान करके कि आप सारे क्लासेस देखते हो। ठीक है, फेल हो गए हैं, देखो आस्था फेल हो गई है, आस्था दिल्ली में है लेकिन ये बिहार बोर्ड में फेल हो रही है, तो बहुत ये दुखद बात है। ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन है, आप देख लो जल्दी से इसका मिलान। देखो जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, तो ये जो हुआ था वो हुआ था, मतलब देखो पहला जो अमेंडमेंट हुआ था ना, फर्स्ट अमेंडमेंट, तो वो तो हुआ था आपका यहाँ पर जो आप भूमि सुधार लेकर के देखते हो ना, तो उस पे हुआ था जो 9th शेड्यूल जुड़ा था उसको लेकर के। लेकिन यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन है, तो 52वां जो हुआ था वो 10th शेड्यूल को लेकर के हुआ था। ठीक है, मतलब इसमें 10वां जो शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है, वो जोड़ी गई थी, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इसको आप ये भी कहते हो 10th शेड्यूल को क्या कहते हो, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब कि अगर आप कोई दल बदलना चाहते हो, मान लो मैं अभी बीजेपी से जीता हूं चुनाव, ठीक है, मैं बीजेपी के टिकट से जीता, मैं बन गया मान लो एमपी, ठीक है, और एमपी बनने के बाद मैंने ऐसा किया कि मैं चला जा रहा हूं मान लो कांग्रेस में, तो अगर मैं निकल करके जाता हूं तो मेरी जो सदस्यता है, यानी कि जो एमपी में हूं, तो एमपी की जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ना 1985 ये 1985 में ही हुआ था ना, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, तो पहले क्या होता था, हरियाणा में ऐसा आया राम गया राम करके बहुत फेमस हुआ करता था। तो पहले क्या करते थे, कोई जीतते थे और जीतने के बाद मान लो मैं वोट दे रहा हूं किसी को, तो मैं ये जानकर दे रहा हूं कि ये बीजेपी के टिकट पर लड़ रहा है, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दे दिया। ठीक है, या फिर आप कांग्रेस को, जो भी पार्टी आपको पसंद है, आपने दे दिया पार्टी के नाम पे, लेकिन कल को क्या किया कि वो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चला गया। इट मींस कि वो आपको धोखा दे दिया भाई, आपका रिप्रेजेंटेटिव आपने चुना था कि ये तो बीजेपी वाला था, तो मैंने वोट दे दिया, फिर वो दूसरे पार्टी में चला जाएगा, तो फिर आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो बाद में एक लॉ बनाया गया, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसको जो है 10th शेड्यूल में यहाँ पर रखा गया, और उसमें कुछ चीजें हैं, मतलब अगर आप जैसे कि अगर स्प्लिट होता है, मर्जर होता है, तो उसके हिसाब से उसमें दी गई चीजें, बट उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1985 में, और इसमें 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। आपको पता है कि हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 1 से लेकर के 12 तक, और उसमें जो 10वां है वो आपका यहाँ पर ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 42वां संविधान, ये सब जानते हो, ये 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में, और इसमें आपको पता है कि यहाँ पर ये जोड़ा गया था, ये फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो 51A आप देखोगे ये इसमें जोड़ा गया था। फिर 86वां संविधान संशोधन आप जानते हो, ये 2002 में हुआ था, और 2002 में आपको पता है कि ये राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A जोड़ा गया, उसमें यहां पर दिया गया, और इसी में यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में ही आपको पता है कि एक जो ड्यूटी बढ़ गई थी, पहले 10 हुआ करते थे, एक फंडामेंटल ड्यूटी बढ़ गया था जो 6 से 11 साल के बच्चों को पढ़ाने की बात करता है। ठीक है, तो वो जो है इसी के तहत हुआ था, और इसी में एक फंडामेंटल राइट भी जुड़ा, मतलब इसी के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002। ठीक है, फिर यहाँ पर जो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इसको लेकर के हुआ था, 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब देखो इससे रिलेटेड अब और भी सवाल बन सकता है, जैसे देखो पहले ना हुआ करता था संविधान में, हमारे शुरू में जब संविधान बना तो उसमें ना एक आर्टिकल हुआ करता था 338, यानी आर्टिकल 338 हुआ करता था, और ये बताता किसके बारे में, ये कमीशन बनाई गई थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCSC बनाया गया था। ठीक है, तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बना था, तो वो ये ना मूल संविधान में, मतलब हमारा जो पहले का संविधान शुरू में जो बना था उसी में ये था, लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट होकर के इसमें 338A जोड़ा गया, और इसमें था हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब 2018 में फिर से ऐसा होता है कि इसी को फिर से अमेंड करते हैं, और इसमें एक और आर्टिकल जोड़ते हैं 338B, और इसको हमने किया था 2018 में। ठीक है, कब किया था, तो ये 2018 में किया, और इसमें हमने जोड़ा क्या, NCBC। ठीक है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये यहां पर जोड़ा गया बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ये यहां पर एक कमीशन बनाई गई, मतलब संविधान में एक दर्जा दे दिया गया इसको। ये 2018 में हुआ था, और ये 338 वाला ये शायद 2003 में हुआ था, और ये तो बहुत पहले से था ही शुरू में। ठीक है, तो पहले ये बना 338 NCSC शुरू में ही था, 338A NCST बना, ठीक है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए। फिर यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बना कब, 2018 में, अभी रिसेंटली बना है कुछ साल पहले, 338B में इसको रखा गया। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखना, कहीं से भी सवाल आ सकता है, और ये 86वें संविधान संशोधन ये बार बार पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, कल को ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था, और साथ ही साथ जो 11वां आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी जोड़ा गया था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी लिया कहां से गया है आप ये बताओगे, ठीक है, क्योंकि आपको रजनी सर बहुत पढ़ाते रहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो चलो मैं कुछ सवाल आपसे पूछ ही लेता हूं, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया है।
फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया है, डीपीएसपी कहां से लिया गया है, ठीक है। तो ये 3 सवाल हैं हमारे पास, इन तीनों सवालों के जवाब आप दे दीजिए, ठीक है। इन तीनों सवालों के जवाब आप दे दीजिए। क्रैश कोर्स स्टार्टेड है भाई, क्रैश कोर्स काफी समय हो गया, मतलब इसी महीने स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज्यादा तो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। रीजनिंग में 3 या 4 चैप्टर हुए हैं और मैथ्स में 3 या 4 चैप्टर उसमें भी हुए हैं, तो अभी आप कवर कर सकते हो, आपके पास समय है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सर हिंदी बता दीजिए, अरे हिंदी में दिया तो था, इसमें कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश सब एक ही जैसा होता है, कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 52 ही रहेगा, ठीक है, 42 ही रहेगा, तो वही है, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा। बताइए जल्दी से। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी कहां से है, यूएसएसआर से है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है, ठीक है। तो ये जो है ये लिया गया था ड्यूटी, तो ये ड्यूटी कहां से लिया गया है, तो ये रसिया से, यानी कि पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसआरआर, ठीक है, यूएसएसआर, अरे यूएसएसआर, ठीक है। तो ये हुआ करता था। फंडामेंटल राइट जो लिया गया है वो आप देखोगे सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट आया था वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में ही आया था सबसे पहले, तो वहां पर फंडामेंटल राइट वहां से आया, मैग्ना कार्टा नाम सुना होगा। तो ये जो है फंडामेंटल राइट आया कहां से, यूएसए से। और डीपीएसपी जो है ये आयरलैंड से आया था, ठीक है, आयरलैंड का स्पेलिंग देख लेना, आयरलैंड से आया था, ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी अपनाया था, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये कहां पे मिलेगा, तो ये आपको भाग 4 में मिलेगा, कहां पे मिलेगा, भाग 4 में मिलेगा। तो 36 से 51 जो आर्टिकल होता है वहां पे, और 36 से 51 भाग 4 है, और 51 ए आप देखते हो, 51 ए उसी में आपको पता है कि इसमें है फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये सारी चीजें हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी ने आंसर दिया था, अच्छा मैं जो पूछ रहा हूं, अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी को कहते हैं हम लोग मूल अधिकार, ठीक है, सॉरी ड्यूटी को बोलते हैं मूल, इसको बोलते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट को मूल अधिकार, ठीक है। ये होता है मूल अधिकार, और ये होता है मूल कर्तव्य, ठीक है, ये होता है मूल कर्तव्य, कर्तव्य ये होता है, ठीक है। और ये डीपीएसपी का मतलब होता है, डीपीएसपी का क्या मतलब होता है भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, मैं लिख ले रहा हूं, पढ़ लेना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सवाल, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने और भी बता दी हैं एक्स्ट्रा। अब ये अगला सवाल आ गया, देखो ये सवाल आया आपका, यहां से आया है, तो ये सवाल आपसे पूछा गया है माध्यक। माध्यक का मतलब क्या होता है, माध्यक मतलब यहाँ पे आपसे मीन पूछ रहा है, मीन, मीन पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है भाई, 9 मैचों में यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है। मीडियन मतलब कि माध्यिका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्यिका। तो माध्यिका आप निकालो, ये डेटा आपके पास दिया गया है, इस डेटा का माध्यिका आपको निकालना है। माध्यिका जल्दी से फाइंड आउट करो और इसका आंसर बता दो, माध्यिका, माध्यिका जल्दी से फटाफट से। डीपीएसपी बोल तो दिया था नूर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। हाँ सीयूटी वालों के लिए भी है जी, बिल्कुल है। सर क्रैश कोर्स लेना है बट हम पहले से टेस्ट सीरीज ले लिए हैं। हाँ तो आप बात कर लो कि आपने अगर टेस्ट सीरीज का पहले से ले रखा है तो आप एक बार बात कर लो, आपके लिए कम कर दिया जाएगा प्राइस। जो भी 249 है तो 249 कम आप पे कर देना, 249 में आपने लिया होगा ना वो टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है उसमें आप माइनस कर देना 899 में, जितना आएगा आप उतना पे कर देना। आप बात कर लो, हो जाएगा। ओके चलो, तो ये जो है आपके सामने दूसरा सवाल, अगला सवाल आ गया है। तो हम माध्यिका निकालते कैसे, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे बढ़िया सा होता है तरीका कि पहले ये जो दिया गया है इसमें आप क्या करो, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में जनरली हम लिखते हैं, तो 0 सबसे छोटा है तो 0 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार दिया है तो 2 बार लिखोगे, ठीक है। तो 0 0 लिखा, फिर क्या लिखोगे 1 1, फिर क्या हमारे पास 2 है, फिर 3 3 है, फिर क्या है 4, और फिर क्या है 5। अब एक बार आप मिला जरूर लेना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9, हाँ बहुत बढ़िया। तो अब हम इसका माध्यिका कैसे निकालते हैं, जैसे ही आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप क्या करते हो, एक इधर से गायब कर दो, एक इधर से, 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 जो बीच में बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका माध्यिका कितना होगा, तो 2 होगा। तो 2 इज मीडियन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये मीडियन हो जाएगा। कई बार मीडियन मोड और मीडियन मोड और आपका ये माध्य जो होता है, ठीक है, मीन होता है, मीन मीडियन मोड, इसमें रिलेशन भी पूछ लेता है, तो वो भी आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। ये सवाल देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ राधा सेड दिस पर्सन इज द ओनली सन ऑफ माय हस्बैंड्स फादर्स ओनली डॉटर, हाउ इज द पर्सन इज इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू राधा। तो राधा से कैसे रिलेटेड ये आपसे पूछा जा रहा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, यह व्यक्ति मेरे पिता की एकलौती बेटी का बेटा है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति राधा से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको सॉल्व करो और जल्दी से आंसर दो फटाफट से। लास्ट में पूछूंगा कि आप में से कितने लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है।
बताओ। देखो अगर इवन होगा तो इवन का भी वैसे ही कर सकते हैं, इवन का भी वैसे ही कर सकते थे। जैसे पिछला जो सवाल था उसे मान लो इवन रहता, मान लो हमने कुछ ऐसा लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, हमने 7 लिख दिया, ठीक है, 9 लिख दिया, 13 लिख दिया, ऐसे मान लो, ठीक है, 3 3 6 हो गया ना। अब मान लो आपसे आप पूछता कि बताओ इसका मीडियन क्या होगा, तो एक इधर से हटाते, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ये जो बचा ना इन दोनों का एवरेज निकाल दोगे, तो यही आपका मीडियन होगा। 7 5 12 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपका मीडियन होता है, मतलब बीच में जो बचेगा, मतलब देखो पहले ऑड था तो ऑड ऑड मतलब बीच में मिल जा रहा था हमको, पहले मतलब 9 थे ना उसमें, तो टोटल n बराबर क्या था, n बराबर वहां पे 9 था यानी कि ऑड था, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन जब ये इवन हो जाएगा यानी 1 2 3 4 5 6 इवन है, तो बीच में ये दोनों मिलेंगे, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दोगे, इट मींस कि दोनों का एवरेज निकाल दोगे तो आपको मीडियन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल देख लो, अगला सवाल रीजनिंग का है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, यह व्यक्ति, तो जो कहता है सबसे पहले हम उसको पकड़ लेते हैं, कौन कह रहा है, राधा, तो राधा को पकड़ लो पहले, ठीक है। तो राधा को हमने यहाँ पे पकड़ लिया है। अब राधा को जैसे पकड़ा तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दिस पर्सन इज द सन ऑफ माई हस्बैंड, यानी कि कह रहा है, अब माई वर्ड को जैसे ही आपने कहा कि जो कह रहा होता है, ऐसे सवालों में ये क्या है, पॉइंटिंग टाइप वाले सवाल है, आप किसी की ओर इशारा करके कुछ बताते हो, तो राधा कह रही है, तो राधा मतलब माई मतलब अपने बारे में कह रही होगी, तो राधा, फिर राधा के बाद हमने कहा कि यहाँ पर माई वर्ड के पास आओ, इसके बाद हस्बैंड, तो मैं कह रहा हूँ, राधा कह रही है कि भाई मेरे हस्बैंड, मतलब राधा अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पे राधा लड़की है तो इसके एक हस्बैंड होंगे, हस्बैंड पता नहीं कौन है बट कोई ना कोई हस्बैंड होंगे, 2 लाइन है, तो मतलब यहाँ पर ये पति पत्नी का रिश्ता है दोनों में, ठीक है। फिर कह रहा है कि माई हस्बैंड्स फादर्स, तो यहाँ पर इसके हस्बैंड के फादर यानी कि अपने ससुर जी के बारे में बात कर रही है। फादर्स ओनली डॉटर, यानी कि इसके ससुर जी का एक ही डॉटर है, तो एक ही डॉटर है मतलब इसके पति की क्या होगी, वो बहन होगी, तो मतलब इकलौती डॉटर है। अब कह रहा है कि दिस पर्सन, कौन सी पर्सन भाई, कौन सी पर्सन बताओ, कौन सी पर्सन। अब यहीं पे आप क्या आकर के ना खपक जाते हो, देखो अटक जाते हो। अब क्या लिखा है, टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की वो की और वो इशारा कर रही थी, तो वो फोटोग्राफ वाली कौन थी, कौन लड़की थी, तो वो कह रही थी फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कि वो देखो फोटोग्राफ जो है, दिस पर्सन यानी जो फोटोग्राफ में जो पर्सन है वो कौन है, वो है दिस पर्सन इज द सन ऑफ माई हस्बैंड्स फादर्स, मेरे हस्बैंड के फादर के ओनली डॉटर की, यहाँ पे ऑफ जुड़ा हुआ है, की सन, ओनली डॉटर की सन है। तो ये जो ओनली डॉटर की सन है, यही वो है जो कि फोटोग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये फोटोग्राफ वाली लड़का या लड़की, जो भी लड़का है क्योंकि प्लस है तो फोटो, तो ये फोटो में जिसकी ओर इशारा कर रहे थे वो ये है, ठीक है। आप हिंदी में पढ़ सकते हो कि यह व्यक्ति मेरे, तो मेरे पति मतलब राधा के पति, ये पति हो गए, पति के पिता ये हो गए ससुर जी, पिता की इकलौती बेटी मतलब ये हो गई, इकलौती बेटी का बेटा मतलब ये हो गया। तो ये कौन है, ये वही है जिसकी ओर इशारा कर रही थी राधा, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति राधा से किस प्रकार संबंधित है, तो ये फोटो में दिख रहे वाला व्यक्ति है, ठीक है। ये फोटो में जो दिख रहा था ये इसकी माता है, माता का जो भाई होता है उसको क्या कहा जाता है, माता जी का भाई मामा होता है ना, तो ये मामी होगी, क्या होगी बताओ व्यक्ति, एक सेकेंड, ये माता जी है, माता जी का भाई मामा होते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति, अच्छा ये पूछ रहा है कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति यानी कि ये फोटो वाला जो है वो क्या लगता है, तो वो तो क्या लगेगा, तो वो लगेगा भतीजा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी भांजा भतीजा जो भी आप कहते हो, यहां पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो जो पूछता है वो बताना होता है, मतलब फोटो में जो है वो कौन लगता है राधा का, तो वो कौन लगेगा, वो लगेगा भतीजा। अगला सवाल भतीजा या भांजा जो भी होगा। अब देखो कि द ग्राफ ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई आर, ठीक है, अच्छा बराबर होगा यहाँ पे, ये ना बराबर होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, देख लेना। ये है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये एक इक्वेशन दिया है, दूसरा वाला इक्वेशन यहाँ पे है। तो ये कह रहा है कि 2 इक्वेशन हमने आपको दिए हैं, दोनों इक्वेशन आप देखोगे कि दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, जैसे ये वाला फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस वाले फॉर्म में यानी कि डिग्री जो होता है, जो चर राशि होता है, चर राशि यानी कि जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल जैसे यहाँ पर x है और y है, दोनों का जो पावर है मैक्सिमम वो 1 है। तो यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन से सवाल पूछा गया है कि 2 लीनियर इक्वेशन आपके पास दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन सा सही बात कह रहा है, ठीक है। तो ये इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर हिंदी में बता देता हूँ, इधर हिंदी भी देख सकते हो आप। जैसे पी एक्स प्लस क्यू आर बराबर वाई लिखा है, सॉरी आर लिखा है, और एम एक्स प्लस एन वाई बराबर एस लिखा है के ग्राफ होंगे। अब वो पूछ रहा है कि ग्राफ कैसा होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको लगे क्या सर हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं, ग्राफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ चीजें अगर पता है तो आप सीधा आंसर बता सकते हो। जैसे कह रहा है कि एक दूसरे को काटते हुए यदि समीकरण
समीकरण निकाय का केवल एक हल हो। देखो मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे यदि इस समीकरण निकाय का केवल एक हल हो, मतलब कि केवल एक ही हल हो, यानी केवल एक ही सॉल्यूशन हो, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर क्या वो एक ही यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो तो क्या वो एक दूसरे को काटेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, यहां पर देखो क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों कट करेंगे इफ द सिस्टम हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि दोनों को कट करेंगे, जैसे ये ऐसा देखो ये दोनों कट कर दिया, तो दोनों को कट करेंगे तब जब दोनों का केवल एक ही सॉल्यूशन है, तो ये बात हो गया। दूसरा कि वो दोनों ओवरलैप करेंगे, मतलब एक लाइन जा रही है उसके ऊपर दूसरी गई। ठीक है, तो यानी कि दोनों का इक्वेशन सेम ही है, तो ओवरलैप करेंगे इफ द सिस्टम हैज फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या ऐसा होता है कि जब दोनों के दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे तो फाइनाइट सॉल्यूशन है। फाइनाइट मतलब कि मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसा। फाइनाइट मतलब निश्चित, यहाँ पे है निश्चित होगा। कह रहे हैं कि हलों की संख्या सीमित होगी। क्या ऐसा होता है कि जब ओवरलैप करते हैं तो सीमित होता है? ठीक है, ये बताना है। फिर अगला है कि पैरेलल होंगे, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, मतलब ये वाला इक्वेशन ये वाला इक्वेशन दोनों पैरेलल होंगे इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि जब दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो क्या इस स्थिति में इनफाइनाइट यानी कि अनंत सॉल्यूशंस होते हैं? हिंदी में भी आप देख सकते हो। अब सवाल देखना कितना ट्रिकी है। सवाल ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर असत्य बताओ। कई बच्चे तो ये पढ़ते ही नहीं असत्य, उनको लगता है कि सत्य ही पूछ रहा होगा, तो ये कई बार होता है एग्जाम में। तो ऐसे सत्य असत्य वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको ध्यान रखना है। ट्रू फॉल्स क्या पूछ रहा है उसमें, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि करेक्ट हम लोग कई बार समझ लेते हैं बाय डिफॉल्ट, ऐसा हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम सवाल में करेक्ट ही पूछता है, तो हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि नहीं करेक्ट ही पूछ रहा होगा, बट कई बार क्या होता है बीच में वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट कह देगा, तो इनकरेक्ट पूछेगा, फिर वहां पे आप गलत करके आ जाओगे। तो ये थोड़ा आपको इन सब चीजों से अभी लर्निंग लेते चलनी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जब इक्वेशन एक जगह पे कट कर रहा हो, मतलब ऐसे मान लो कट कर दिया, तो यहां पे हम कहते हैं कि इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक यानी कि केवल एक ही सॉल्यूशन होगा और दोनों को केवल एक बार कट करेंगे, कहीं ना कहीं ये कट करेंगे एक बार, तो हम कहते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। और इस स्थिति में आप देखोगे कि a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। ठीक है, ऐसा होता है। अभी आगे भी देखेंगे, एक और सवाल आएगा ऐसा। फिर यहां पर कह रहा है कि एक दूसरे पर संपाती है, यानी कि ओवरलैपिंग। अब देखो जैसे सॉल्यूशन आपको तब मिलता है जब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करे। अब मान लो कि ये आप एक लाइन है और इसी के ऊपर आप ओवरलैप करवा दे रहे हो, तो जब ओवरलैप हो जाएगा इट मींस कि वो हर जगह एक दूसरे से मिल रहा है, हर पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रहा है। तो जब हर पॉइंट पे एक दूसरे को मिलेगा तो आपको तो पता है नहीं कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं, आप गिन थोड़ी पाओगे कितने पॉइंट्स हैं। तो मतलब ये अनंत बार, पता नहीं कितने पॉइंट्स हैं इसमें, अनंत बार यानी इनफाइनाइट बार ये एक दूसरे को कट करेंगे, और जितनी बार कटे करेंगे उतने सॉल्यूशंस मिलेंगे। यहां पर कह रहा है कि सीमित सॉल्यूशन होगा, सीमित नहीं होगा, असीमित सॉल्यूशन होगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये दूसरा वाला गलत होगा, यानी जब ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, तो ये वाली बात गलत है। ठीक है, पहली वाली बात सही थी, दूसरी वाली बात गलत है। अब कह रहा है कि एक दूसरे के समांतर हो जाए, तो अब देखो जब समांतर हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को कहीं भी कट करेंगे ही नहीं, कभी नहीं कट करेंगे, और जब कट ही नहीं करेंगे तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी यहां पर कह रहा है कि अनंत सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल गलत बात है। सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों समांतर हैं। दोनों समांतर हैं तो कभी कट ही नहीं करेंगे, और जब कट नहीं करेंगे क्योंकि समांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती नहीं है, और जब मिलेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें गलत है, दूसरा वाला और क्या किया था ना कि इसको एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला गलत, ये वाला गलत, तो कह रहा है असत्य कौन सा है, तो बी और सी दोनों क्या है, असत्य है। पहला वाला केवल सही है, पहला वाला केवल सही है। ठीक है, पहला वाला केवल सही है। और इस स्थिति में जब दोनों समांतर होते तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। और जब ये वाला होता है यानी कि जब समांतर हो जाते हैं तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 होता है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कल को ऐसा सवाल और भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार सवाल ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है हमने बताया है अभी, तो ये आप ध्यान रख के चलना। ठीक है, पैरेलल हो जाएगा तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ओवरलैपिंग होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। बहुत बढ़िया आयुष, आगे बढ़ चले। देखो अगला सवाल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आगे मैंने ये लगा दिया था। ठीक है, तो ये देखो यूनिक सोल्यूशन होगा तब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक है, तो ये संगत समीकरण, संगत का मतलब है कि सॉल्यूशन आपको मिलेगा। a1 जब अनंत होगा, अनंत का मतलब क्या है, अनंत हो गया मतलब क्या है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ओवरलैपिंग कंडीशन ये हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि दोनों एक दूसरे को एक जगह पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि कोई नहीं, मतलब दोनों के दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुवांशिक फल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये करंट अफेयर का भी पार्ट है। एक सवाल हमने यहाँ पर एक और आपके लिए लगा दिया है, कहां से, तो जीके जीएस का एक और सवाल आपके सामने आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली
मॉडिफाइड जीएम क्रॉप इसको कहा जाता है, हैज बीन अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। ये भी जो है सीयूटी के एग्जाम में पूछा गया, कहां पे पूछा गया, सीयूटी के एग्जाम में, और 2025 में पूछा गया है। तो कहीं भी कभी भी ऐसा सवाल आपके एग्जाम में फिर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सवाल आपके सामने आ गया, इसका सवाल जवाब दे दीजिए कि कौन सा जो है भारत में यहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप है जो कि कल्टीवेट किया जाता है, जो कि जीएम क्रॉप है। बताइए, भांग है, सोयाबीन है, मक्का है, बीटी कॉटन है, कौन सा होगा? बायो का क्वेश्चन है, अच्छा बायो का क्वेश्चन है, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया सवाल है। अच्छा, ये बायो में भी है, जैसा भी है सवाल पूछा गया था तो मुझे मिल गया तो मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये बीटी कॉटन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, आप कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि भारत में केवल एक ही ऐसा क्रॉप है बीटी कॉटन जिसको यहां पर अलाउ किया गया है हमारे यहां, जिसकी खेती आप कर सकते हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है, जीएम क्रॉप है, ठीक है। तो ये इकलौता क्रॉप है, ओनली, ठीक है, ओनली क्रॉप इन इंडिया। यूएसए में आपको ऐसे बहुत सारे क्रॉप देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे इंडिया में आपको एक ही क्रॉप है जिसको अभी तक यहाँ पर अप्रूवल मिला है, इसका खेती होता है बीटी कॉटन का। बाद बाकी और कोई, मतलब इसका नाम है बीटी कॉटन, इसको जीएम क्रॉप कहते हो, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब कि इसका जो जीन होता है, जीन मतलब जो डीएनए होता है, तो डीएनए में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है किसी फसल का। तो उसमें जब मॉडिफिकेशन कर दोगे तो हो सकता है कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए, मतलब कि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि पानी कम ले, ठीक है, यानी कम पानी में उग जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कम धूप लगे तब भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जिस तरीके से आप इसको मॉडिफाई करोगे उस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है खरपतवार जो वीड्स होते हैं, वीड्स के खिलाफ ये लड़ पाए, इसको वीड से कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो कई प्रकार की चीजें हैं इसमें, मतलब इनका जो फीचर होता है उसको आप मॉडिफाई कर देते हो, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको आप बदल देते हो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आ गया है आपके पास, यह है कहां से सवाल आया है, ये सवाल है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल। अब देखोगे कि ये सवाल आसान तो नहीं है भाई, ठीक ठाक सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करिए। अब पता नहीं ये क्या किए हैं, एक तरफ हिंदी लगा दिए, एक तरफ इंग्लिश लगा दिए, समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं, पहले इंग्लिश वाला पढ़ लो, ठीक है, फिर हिंदी वाला भी पढ़ लेना। हाँ, प्रथम मैं पहले ज्योग्राफी पढ़ाता था, अभी जो है पिछले साल पढ़ाता था, उसके पिछले साल भी। पहले मैंने पहली बार जब पढ़ाया था ज्योग्राफी तो मैंने जनरल ज्योग्राफी जो होता है आपका, जो जीएटी आपका होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका जो ज्योग्राफी होता है वो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। पिछले साल मैंने जो आपका डोमेन वाला ज्योग्राफी था वो मैंने पढ़ाया था। इस बार तो ओमी मैम आपको पढ़ा रही हैं, तो बढ़िया पढ़ा रही हैं, तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी उसके बाद से मैंने, क्योंकि मुझे पास टाइम थोड़ा कम बच गया, तो मैंने सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बैसिलस थुरिनजेंसिस बीटी का ये फुल फॉर्म होता है। ये बताओ, अगला सवाल आपके सामने आ गया है, अगला सवाल आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल देखो खतरनाक है, बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल आज आपको लग रहा होगा कि आज कुछ तो पाला पड़ा है बढ़िया बढ़िया सवालों से, ठीक है। आप लोग भी ना इजी सवाल करके थक गए होगे, तो अब जो है आज आपको लग रहा होगा कि सवाल आज मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं? क्योंकि आज सवाल हमने चुन चुन के रखे हैं। सवाल आपको इजी तो नहीं मिलेंगे, मतलब एक आध सवाल हो सकता है इजी, एक दो सवाल, बट आपको ठीक ठाक लेवल के सवाल आपको दिखेंगे। ये बताओ, इस सवाल का जवाब दो जल्दी से, फटाफट से। ये क्या है? 6 people PQRST and you are seated around us, around एक यहाँ पर राउंड टेबल है। अच्छा, राउंड टेबल से कुछ आपको याद आता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बताओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ, तो यहाँ पर अगला सवाल है कि यहाँ पर कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। अब हमने बताया था कि जब 6 लोग हैं तो वो बराबर बराबर दूरी पे ही बैठेंगे और एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। और क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है सवाल में कि ये अंदर की ओर मुंह करके बैठ रहे हैं कि बाहर की ओर, तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि ये सब के सब अंदर की ओर मुंह करके बैठेंगे, ठीक है। ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। रफ्तार सीरीज में हमने ये चैप्टर भी करवाया है। तो मान लो कि यहाँ पर 6 लोग हैं। थोड़ा आपको लग सकता है कि सर यहाँ पे बराबर दूरी पे नहीं बैठे हैं, तो बराबर दूरी पे बैठा देते हैं। चलो, एक ऐसे हो जाएगा, मान लो यहाँ पे, ठीक है, 3 हो गया। इसके बाद देखोगे ये हो जाएगा 4। नहीं, फिर ना आपने आमने सामने नहीं बैठा पाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है। ये हो जाएगा। इक्वी डिस्टेंस आपको बैठाने की जरूरत नहीं है, बस आप आमने सामने इतना ध्यान फोकस करो कि आमने सामने बैठाना जरूरी है। अगर संख्या सम है, मतलब 6 लोग हैं, तो आमने सामने बैठाना जरूरी है। सवाल में कहीं भी नहीं दिया गया कि अंदर की ओर मुंह करके बैठना है कि आउटसाइड द सेंटर मुंह करके बैठना है। तो आप हमेशा इनसाइड द सेंटर, यानी कि अंदर की ओर मुंह करके बैठाते हो सबको, ठीक है। तो ये हो गया, अंदर की ओर मुंह करके सभी लोग बैठे हुए हैं। अब हम कह रहे हैं कि PQRST यहाँ पर 6 लोग हैं टोटल। कितने लोग? 6 लोग हैं। एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एडजेसेंट चेयर्स, R इज सीटेड नेक्स्ट टू T। अब नेक्स्ट टू T का मतलब क्या है?
कहीं भी, मतलब नेक्स्ट का मतलब होता है कि बगल में बैठा है। अब कहां पे बैठा है मुझे कुछ पता नहीं है, तो इसको भी छोड़ो कि एस इज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो ये एक निश्चित बात है। तो यहां से हम शुरू करते हैं। ऑफ टी मतलब हम टी को मान लो यहां पे बैठा देते हैं, तो ये कह रहा है कि एस इज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, मतलब एस जो है वो टी के सेकंड नंबर पे लेफ्ट में। तो यहां अगर टी बैठा है तो लेफ्ट में 1 2, तो यहां पे कौन बैठेगा, एस बैठेगा, ठीक है, क्योंकि एस कह रहा है एस इज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। पी इज सिटिंग बिटवीन यू एंड आर, तो आप बताओ कि पी जो है वो यू और आर के बीच में बैठा है, तो हम पी को कहां पे बैठा सकते हैं, बताओ आप खुद सोचो। क्या हम पी को यहां पे बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। क्यों, क्योंकि पी को अगर यहां पे बैठा दोगे तो वो यू और आर के बीच में कैसे बैठेगा, क्योंकि यहां पे टी यहां पे एस बैठा है, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, यहां पे आप पी को नहीं बैठा सकते हो। अब आप सोचो क्या हम पी को यहां पे बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। क्यों, क्योंकि जब पी को यहां पे बैठाओगे तो पी किसके किसके बीच में होना चाहिए, यू और आर के बीच में होना चाहिए। तो आप यू चाहे आर को यहां पे बैठा सकते हो, लेकिन फिर यहां पे कैसे बैठाओगे, क्योंकि यहां पे तो पहले से बैठा हुआ है, तो पी को आप यहां पे भी नहीं बैठा सकते हो। तो फिर फाइनली हम पी को यहां पे बैठा सकते हैं। पी को अगर आप यहां पे बैठा दो तब आपका काम यहां पे हल्का हो जाएगा। क्यों हल्का हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि पी को अगर यहां पे बैठा दो तो आप जो है यू और आर के बीच में बैठेगा। तो मान लो यू यहां पे बैठेगा, आर मान लो यहां पे बैठेगा, तो यू और आर के बीच में पी बैठ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो, अच्छा एक और चीज कि अभी अभी कंफर्म नहीं है, आर यहां भी बैठ सकता है तो यू भी तो यहां बैठ सकता है। अगर यू यहां पे बैठ रहा है तो यहां आर भी तो बैठ सकता है, क्योंकि बस इतना कंडीशन है कि जो पी है वो यू और आर के बीच में बैठेगा, लेकिन यू यहां पे बैठेगा कि आर बैठेगा ये तो कंफर्म नहीं है, तो दोनों में से कोई भी बैठ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कोई बैठ सकता है। अब एक और चीज कह रहा था कि आर इज सीटेड नेक्स्ट टू टी। अच्छा, यहां से कंफर्म हो गया कि आर जो है वो नेक्स्ट टू टी बैठा है। इसका मतलब कि नेक्स्ट का मतलब होता है बगल में बैठना, पड़ोसी। तो मतलब आर इसके बगल में है, तो आर यहां पे कंफर्म हो गया कि आर यहीं पे बैठेगा, तो मतलब फिर यू को यहां पे बैठना ही पड़ेगा। तो 5 लोगों को हमने बैठा दिया है, एक आदमी बचा है कौन, क्यू, तो क्यू को आप यहां पे बैठा दोगे। तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया है। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा जो है फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट बी ट्रू। कह रहा है पी इज सीटेड अपोजिट टू क्यू, तो आप देखोगे हाँ सर पी तो अपोजिट बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। यू इज सीटेड एडजेसेंट टू टी, तो टी यहां पे है, यू यहां पे, एडजेसेंट मतलब बगल में होता है, ये तो बात बिल्कुल गड़बड़ है। तो बी वाला गलत हो जाएगा, तो ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। अब देखो यहां पर आप अगला क्या कह रहे हैं, आर इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यानी एस यहां पे है थर्ड नंबर पर, 1 2 3 लेफ्ट में आर बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, सी वाला सही हो जाएगा। डी देखो, क्यू एंड टी आर नॉट नेबर्स, तो क्यू और टी तो नेबर्स हैं, दोनों बगल में बैठे हैं, तो ये गड़बड़ हो गया। तो ए और सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर के आया हूं, और आई होप कि आपको बढ़िया लग रहा होगा, सवाल सॉल्व करने में आपको थोड़ा मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। 7 बजे आप सभी को पता है कि आज अनाउंसमेंट है, तो आप सभी लोग 7 बजे जुड़िएगा। डेली ऐसे क्वेश्चन लाया करें सर, मयंक जी हमारा तो कोशिश रहता है लाने का ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। मैं लाता रहूंगा, कल फिर लेकर के आऊंगा, आप बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, आपको मजा आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। लेकिन आप लोग बस एक ही चीज कंजूसी करते हो कि यहाँ पर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को आप लाइक करते रहिए बढ़िया से। एडजेसेंट का मतलब होता है सुकांती, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, ठीक है, बगल में मतलब आपके बगल में जो बैठा है वो एडजेसेंट कहते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि, हाँ ये देखो यहाँ पर है ना कि आर टी के बगल में बैठा है। नेक्स्ट का मतलब भी बगल होता है, एडजेसेंट का मतलब भी बगल ही होता है, तो वो सब हिंदी में भी लिखा हुआ है। अगर आप बढ़िया से अभी तसल्ली नहीं हुई तो आप हिंदी वाले को थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। बताओ कल तो आप लोग विकास सर के क्लास में भाई क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन जैसे ही सर यहां से ऐसे ऐसे करते थे और आंसर आ जाता था। मैं भाई पागल हो गया, मैं सोचा अरे क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो जा रहा है। मैं 5 क्वेश्चन का आंसर दिया और 5 क्वेश्चन का आंसर मतलब मैं दे रहा हूं तो मैं गलत ही दे रहा था, मैं मान के चल रहा था कि गलत ही होगा, बट मैं पढ़ के दे रहा था। कम से कम मैं पढ़ता था सवाल, फिर पढ़ के ऑप्शन पढ़ता था, और जब तक मैं सवाल पढ़ता था तब तक आप लोग का आंसर आ जाता था। मुझे तो ताज्जुब हो रहा था भाई, इतने तेज तेज लोग कहां थे आप लोग, कहां थे अंतर्यामी। देखो सवाल अगला, यदि कल से 3 दिन पहले शनिवार था तो कल के 2 दिन बाद सप्ताह कौन सा होगा, ये भी सवाल एनटीए ने पूछ रखा है। अब ये सवाल मैंने श्योर सिलेक्शन बैच में करवाया है, क्रैश कोर्स में अभी नहीं करवाया, क्योंकि अभी हमने कैलेंडर नहीं पढ़ा है, जब पढ़ेंगे तो आपको करवा देंगे। बताइए आंसर बताइए। हुलुलुलु पूछ रहे हैं कि 2 4 5, इसको एनोलॉजी का सवाल कहते हैं, ठीक है। एनोलॉजी चैप्टर होता है, एनोलॉजी सादृश्यता। आयुष कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आर एस के लेफ्ट थोड़ी होगा, राइट होगा ना। आर जो है एस के लेफ्ट थोड़ी होगा, राइट होगा ना। आर एस के लेफ्ट थोड़ी होगा, राइट होगा ना। देखो
ये एस यहां पे है, एस अंदर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो इसका लेफ्ट, एक सेकेंड यार, अरे तो लेफ्ट भी सही है, एक सेकेंड, सही बोला था, सही बोला था, हाँ लेफ्ट होगा, सही बात है। लेकिन आप खुद देखो, लेफ्ट से भी देखोगे, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा इसका, ठीक है, लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट इधर होगा, तो 1 2 3 नंबर पे तो तब भी होगा। चलो गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है, मैंने राइट गिन लिया था, लेफ्ट को राइट मान करके आपने सही पकड़ा है, बट हाँ लेफ्ट से भी गिनोगे तो 1 2 3 नंबर पे ही आएगा, लेफ्ट से भी, ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए, बट आंसर तो वही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अब बताओ सवाल बताओ, अगला अगला सवाल बताइए। तुक्का मार रहे थे, हाँ हो सकता है कुछ लोगों ने तुक्का मारा हो। एनसीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, ये चीजें बताई नहीं जाती। सर ऐप पे इस सब समझाएंगे बाबू, अभी आया नहीं है ना ये चैप्टर, ये किसका चैप्टर है, ये कैलेंडर का चैप्टर, कैलेंडर अभी पढ़ा नहीं है ना, तो आएगा तो बताएंगे। फ्राइडे होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। रिंकी चिंकी का आंसर आ रहा है, चिंकी, क्या आप लोग नाम रख लेते हो यार। ये सवाल देखो, इफ 3 days बिफोर यस्टरडे was Saturday, then what day of week will it be 2 days after tomorrow? सर फास्ट, देखो ये प्रैक्टिस वाला सेशन है, तो मैं आऊंगा, मैं सॉल्व करके चला जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको समय देता रहता हूं, इसलिए मैं आराम आराम से चल रहा हूं, ठीक है। मैं अगर फ्रेश चैप्टर पढ़ाने आया होता कि नहीं ये चैप्टर मुझे पढ़ाना है, तो मैं तो सिर्फ पढ़ाने फोकस करता, बट मेरा उद्देश्य सिर्फ बताना नहीं है, आपको समय भी देना है, इसलिए मैं लेके चल रहा हूं आपको, ठीक है। यदि कल से 3 दिन पहले शनिवार था, 2 तरीके से इसको कर सकते हो। मान लो कि ये क्या है, ये है आज, ये क्या है, ये टुडे, यानी कि ये है आज। अब देखो यस्टरडे और टुमारो का मतलब तो आपको पता ही होगा, कह रहा है कि 3 days बिफोर यस्टरडे, ध्यान रखना कि यस्टरडे कौन सा होता है, मतलब बीता हुआ कल, तो मान लो कि ये यस्टरडे था, यानी कि ये बीता हुआ कल था, ठीक है। बीता हुआ कल मतलब एक दिन पहले वाला बीता हुआ कल होता है। अब कह रहा है कि 3 days बिफोर यस्टरडे, यानी कि जो यस्टरडे यानी बीता हुआ कल था, उससे भी 3 दिन पहले जाओ, तो 1 2 और 3 दिन पहले गए, तो यहाँ पे, यानी यहाँ पे जब आप पहुंचोगे तो कह रहा है कि ये वाला जो दिन है वो कौन सा है, ये है आपका सैटरडे, तो ये वाला दिन कौन सा है, सैटरडे है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट डे ऑफ वीक विल इट बी 2 days आफ्टर टुमारो। आफ्टर टुमारो मतलब आफ्टर का क्या मतलब होता है, आफ्टर मतलब बाद में, टुमारो मतलब आने वाला कल, तो मतलब आज है, आने वाला कल ये हो जाएगा, आने वाले कल, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, कह रहा है कि आफ्टर 2 days, तो यहां पर इसके 2 दिन बाद, ये आने वाला कल है, इसके 2 दिन बाद, यानी 1 2, तो 2 दिन बाद आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ क्या होगा। ये है आपके पास यस्टरडे, ये है आपके पास टुमारो, तो ये वाला हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला दिया गया। सैटरडे के बाद क्या होता है, संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या होता है, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर आपको सैटरडे ही मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, सैटरडे ही मिलेगा। ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या होता है, आप जल्दी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो कि जब कल दिया है, जैसे आज को तो हम लोग 0 मानते हैं, क्योंकि आज है, आज ये चल ही रहा है, हम इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो आज को 0 मानेंगे, लेकिन आप ध्यान देखो कि ये जो यस्टरडे है, यस्टरडे को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 3 दिन, तो यहाँ पे 3 लिख लोगे प्लस, फिर कह रहा है आज को तो 0 मान लेंगे, तो आज को तो 0 ही समझो, ठीक है, प्लस कह रहा है कि आने वाला कल, तो आने वाले कल को भी 1 मान लेंगे क्योंकि अगला वाला दिन है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 दिन कह रहा है कि 2 दिन बाद, तो 2 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा टोटल, 3 1 4 4 3 7 7, 7 आ गया, तो 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, शेषफल आपको मिलेगा 7 एकम 7 कट जाएगा पूरा पूरा, शेषफल आएगा 0, यानी कि ऑड डेज कितने आ गए, 0 आ गए, ऑड डे कितने आ गए, 0। मतलब क्या है कि अगर सैटरडे था तो सैटरडे में 0 ही जोड़ना है, तो सैटरडे में 0 जोड़ोगे यानी कि सैटरडे ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फ्राइडे नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सैटरडे। आंसर क्या है, सैटरडे इज द करेक्ट आंसर, फ्राइडे नहीं होगा। आप लोग फ्राइडे कैसे आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। एक साधारण एनालॉग घड़ी आपके पास है, जिसे दर्पण में देखा जाता है। ये भी एनटीए ने सवाल पूछ रखा है। ये कह रहा है कि 9:15 बजा है, कितना बजा है, 9:15, यानी कि 9 क्या है, क्वार्टर पास 9। क्वार्टर पास 9 मतलब होता है कि एक क्वार्टर बीत चुका है, 9 बजे के बाद एक क्वार्टर भी बीत चुका है, यानी कि 9:15 बज रहा है। तो 9:15 बज रहा है, अब 9:15 बजे बताना है कि क्या होगा। 9:15 बजे, अच्छा कुछ नहीं, क्या पूछ रहा है, सही समय क्या होगा, मतलब कि दर्पण में देखने पे 9:15, 9:15 का मतलब क्या होता है ये बताओ। 9:15 का मतलब होता है कि क्वार्टर बीत चुका है 9 बजे के बाद, यानी 9:15 हो रहा है। अब 9:15 आपको दर्पण में दिख रहा है, लेकिन पूछ रहा है कि सही समय क्या होगा। तो ये दर्पण वाला जब सवाल आता है उसको 11:60 में से आप क्या करते हो, माइनस कर देते हो, तो ये 45 आएगा और ये कितना आएगा, 9
तो 11 यानी 2:45 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर चांद के पार चलो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी कैसे आप लोग दे रहे हो जी? इसका आंसर 2:43 कैसे आएगा? 2:45 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राजनंदिनी कुमारी भी जुड़ चुकी है, क्या बात है। प्रतीक्ष मिश्रा, प्रतीक्ष मैंने अभी, मेरा फोन टूट गया था पिछले साल, तो अभी मैंने वो फोन रिपेयर करवाया, ठीक है। तो उस फोन में मैं देख रहा था, कुछ फोटोज थे, स्क्रीनशॉट्स थे, तो उसमें एक आपका कमेंट था, कमेंट नहीं मतलब आपका एक मैसेज था, और मैंने पढ़ा था, काफी अच्छा लगा था, ठीक है। आपका सिलेक्शन तो हो गया था ना शायद, कहीं पे तो हो गया था, उसके बाद आपने मैसेज भी किया था। ये सवाल देखो, ये सवाल कहां से आया? ये क्या, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर दैट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा ये बताइए। क्या कह रहे हैं? कुछ तो कुछ कह रहा है भाई। 1160 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? 1160 से ज्यादा होगा तो आप उसको 2360 में से घटा लेना, ठीक है। जैसे कि हमने ये 12 घंटा होता है, 12 घंटा, 12 घंटे को आप 24 घंटे भी लिख करके आंसर निकाल सकते हो। इसी 12 घंटे को हम लोग 11 घंटा 60 मिनट लिख देते हैं, इस 24 को हम लोग 23 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं। तो जहां पे जैसे ही जरूरत पड़ेगी 1160 में से घटा सकते हो, या फिर 2360 में से भी उसको माइनस कर सकते हो, जैसा मन करे वैसा कर लो, जहां पे जैसी जरूरत होगी वैसे कर सकते हो। ओके, ये सवाल आपके सामने है। सवाल देखो, ये ठीक ठाक सवाल आपके सामने आ गया है। अब ऐसे सवालों में अगर आपका दिमाग चल रहा है एग्जाम में तो चलाओ, नहीं चल रहा है तो छोड़ करके सीधा आगे बढ़ना होता है ऐसे क्वेश्चन। नहीं तो कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 1 मिनट से ज्यादा समय दे देते हैं, फिर भी आंसर नहीं आता है। तो अगर जल्दी से आंसर मिल जा रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऐसे सवाल कई बार आपको छोड़ने भी पड़ सकते हैं। ये वाला सवाल हो गया। कई बार सीरीज का जो नंबर सीरीज का सवाल होता है वहां पे भी कई बार आप दिक्कत हो जाता है। तो अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है ऐसे सवाल करने में तो आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ो। अगर टाइम मिलता है बाद में लास्ट में तो आप इसको एक बार जरूर से नजर दौड़ा लेना, हो सकता है कि बाद में आपको आंसर निकल जाए। जैसे यहाँ पे बीच में हमको 4 लाना है, यहाँ पे 23 है, 3 है, यहाँ पे 7 है, ऑप्शन में हमारे पास 87, 92, 52, 76 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आप बताओ जल्दी से। अपना तर्क के साथ बताना कि सर ए वाला तर्क हमने लगाया है और आंसर हमारा इस तरीके से आ रहा है। अब बताओ जरा इसका आंसर बताओ। सर 12:30 होगा तो क्या होगा आंसर? अरे 12:30 होगा तो 12:30 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे 12:30 होता है तो इसी को आप 00:30 भी तो लिख सकते हो, ठीक है। 12:30 को आप 00:30 भी तो लिख सकते हो। घड़ी में आपने देखा होगा, जो डिजिटल क्लॉक होता है उसमें आपने देखा होगा कि 12 जब बजता है रात में ना तो वहां पे 00 लिखा हुआ था, ठीक है। तो 12 को आप 00 भी लिख सकते हो। देखो बस इतना सा ध्यान रखो कि अगर कभी आपको 12 से बड़ा मिल जाए, मतलब मान लो हमने लिख दिया 14, ठीक है, 14:30, तो आप क्या करो कि अगर आपको ये 23 में से नहीं घटाना है, ये सब आपको समझ में आया, इसको छोड़ दो। अब बस इतना करो, जैसे ये हमको पता है कि 11:60 में से तो ये नहीं घटेगा, 11:60 में से तो नहीं घटेगा, तो आपको क्या करना है, इसमें से 12 घंटे आप माइनस कर लो। 12 घंटे जैसे माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 2:30 आएगा। मतलब कि 14:30 को ही हम क्या कह सकते हैं, इसी को 2:30 भी कह सकते हैं। तो अगर 12 से ज्यादा मिल रहा है तो उसमें से 12 घंटे माइनस कर लो। अब जो आएगा तो ये वाला टाइम दोनों सेम ही समझो, फिर आप उसको 11:60 में से घटा करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देख लो। तो इस सवाल को बनाने का तरीका ये हो सकता है कि देखो यहाँ पे तो ये 7 है, यहाँ पे 4 हमको लाना है। जैसे ये 23 है, ये 3 है, 23 में से अगर आप 3 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे 4 है। अब हमें ना यहाँ पे 87 दिखा, तो अगर मैं यहाँ पे 87 भर दूं, फिर 87 में से 7 घटा दूं, 87 में से 7 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब इस 80 को, ठीक है, इस 80 को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो 4 मिल जाएगा। तो ये मुझे लॉजिकल लगा, ये ऐसे आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाद बाकी आप और भी कोई लॉजिक लगा सकते हो। देखो मुझे नहीं पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि आंसर की ऑफकोर्स मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं है कि इसका आंसर क्या है, बट मैं अपने लॉजिक से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहा हूं। बाद बाकी हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है कुछ और तरीका लगाया गया हो, क्योंकि ऐसे सवालों में एक से ज्यादा तरीके भी लग सकते हैं। समझ में आ रही बात? 3 चौको 12 -5 कर रहे हैं, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 12 -5 क्या कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो जनरली क्या होता है कि जब ऐसे सब दिया हुआ ना ऐसे से तो 4 किनारे किनारे पे 4 दिया गया है, तो जनरली क्या होता है ऐसे सवालों में कि इन चारों के साथ कुछ ना कुछ करके, कुछ संक्रिया करके, कुछ मतलब ऑपरेशन करके आप बीच वाला संख्या प्राप्त करने की कोशिश करते हो, ठीक है, ऐसा होता है जनरली। तो हमने वही किया है,
बाद बाकी इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है आंसर। आप लोग घर पे ट्राई करना, इसका आंसर मुझे नहीं पता है क्या होगा आंसर, ठीक है, मैंने अपना लॉजिक बताया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल, अर्णव एक साथ दो पासे फेंकता है, अर्णव को मिलने वाले जो भी मिल रहे हैं दो ऐसे दो अंक मिलने की क्या प्रायिकता होगी जिनका योग एक अभाज्य संख्या हो, जिनका योग एक अभाज्य संख्या हो। तो दो पासा आपके पास, लूडो खेलते होगे तो लूडो में आप जानते हो कि 6 फलक होते हैं, कितना, 6 फलक आपके पास होते हैं, ऐसे 6 फलक होते हैं, एक ऊपर ऐसे। तो आपने देखा होगा कि 1 से लेकर के 6 तक उसमें डॉट बने होते हैं, मतलब यहाँ पे 1 डॉट बना हुआ है, यहाँ पे मान लो 3 डॉट बना हुआ है, तो ऐसे ना 6 तक बना होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक होता है, ठीक है, तो 6 तक होता है। तो ऐसा मतलब आप एक डाइस जनरली फेंकते हो जब आप खेलते हो, लेकिन मान लो ऐसा हो कि दो डाइस वाला गेम हो, जैसे महाभारत में वो सब चल रहा था ना, तो उसमें भी दो डाइस शायद फेंकता था वो शकुनी जो थे, वो दो डाइस फेंकते थे। तो दो डाइस मान लिया आपने फेंका, तो दो डाइस आपने अगर फेंका, तो जब 2 डाइस फेंकोगे तो हमारे पास देखो, जब 1 डाइस फेंकोगे तो इसमें 6 फलक होते हैं, कितने, 6 फलक, लेकिन जब 2 फेंकते हो तो टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं पता, 6 यहां से 6 यहां से, तो टोटल जो मिलता है 6 चक्का 36 आपको मिलता है। ये टोटल आउटकम आपको मिलता है, कितना, टोटल आउटकम आपके पास निकल करके आता है, टोटल आउटकम, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें ना फिर कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे आपने दोनों को फेंका तो इस पे 1 आ सकता है, इस पे 6, तो 1 और 6 आ सकता है। अच्छा, आपने इसको फेंका तो इस पे 6 आ सकता है, इस पे 1 आ सकता है। फिर देखोगे कॉम्बिनेशन, आप देखो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फिर इसमें मान लो 1 आया तो 1 के साथ इधर 5 भी आ सकता है, फिर देखोगे इधर 5 आ सकता है तो इधर 1 आ सकता है। अच्छा, इधर 1 है तो 1 के साथ इधर कितना आ सकता है, 1 के साथ इधर 2 भी आ सकता है, फिर यहाँ पर 2 के साथ 1 भी आ सकता है। तो ऐसे करके देखोगे ना तो तमाम बनेंगे, फिर 2 के साथ 6 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 2 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, ऐसे फिर 4 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, ऐसे बनाते जाओगे तो 6 चक्का 36 ऐसे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब 36 मिलेंगे तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि जितने फलक इस पे हैं, कितने हैं, 6, तो 6 पॉसिबल आउटकम्स है, इसमें भी 6 हैं। अब क्योंकि दोनों साथ में हो रहा है, तो जब कोई चीज साथ में होता है तो हम वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों साथ में हो रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो आपको आउटकम्स मिलेंगे वो 6 चक्का 36 आउटकम्स मिलेंगे। अब हमारे पास चाहिए फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स वो होगा जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि जिनका योग एक अभाज्य संख्या हो, मतलब कि इसमें 1 से लेकर के 6 तक इसमें आ सकता है कुछ भी, ठीक है, इसमें 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है ना, इसमें 1 से 6 तक, इसमें भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नंबर हमें चाहिए इस पे भी और इस पे भी जिनको जोड़ने पर एक अभाज्य संख्या मिले। तो अभाज्य संख्या क्या क्या आ सकता है, ठीक है, देखो अभाज्य संख्या पहली बात क्या क्या आ सकता है, तो एक तो अभाज्य संख्या होता नहीं, 2 होता है अभाज्य संख्या, और क्या होता है, और होता है हमारे पास 3, और होता है 5, और होता है 7, और होता है 11, और होता है 13। क्या हम 13 को ले सकते हैं, क्या 13 को ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कह रहा है कि योग यानी कि सम एक प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि जो सम आएगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो क्या सम कभी भी 13 आ सकता है, क्योंकि जो इसमें मैक्सिमम नंबर होता है 6, इसमें मैक्सिमम नंबर 6 और 6 जोड़ोगे तो 12 तक ही जा सकता है, 13 तो आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर 13 के पास जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, 11 आ सकता है। तो 2 से लेकर के 11 तक, यानी 2 3 5 7 11 में से कोई भी हमें मिल सकता है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स में ये इसको गिन लेंगे। अच्छा, 2 कब मिल सकता है, तो 2 भाई हमारे पास एक ही बार मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, 2 हमारे पास प्राइम नंबर होता है, कब मिलेगा, तो 1 और 1 एक ही बार मिल सकता है बस, मतलब इस पर 1 आ जाए, इस पर 1 आ जाए, तो एक ही ऐसा कंडीशन होगा जब आपको दोनों का सम यानी कि 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा, 3 कब आ सकता है, तो 3 आ सकता है, मान लो पहले वाले पर 1 आ जाए, दूसरे वाले पर 2 आ जाए, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि इसी पे 1 आएगा, ठीक है, इस पे 1 आया, इस पे 2 आया, ऐसा भी तो हो सकता है इस पे 1 आए और इस पे 2 आए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 भी हो सकता है, ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 2 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 5 कब आ सकता है, तो 5 आ सकता है 1 और 4, तो इस पे 1 आया, इस पे 4 आया, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, इस पर 1 आ जाए, इस पे 4 आ जाए, तो ऐसा हो सकता है 4 और 1 ऐसा आ जाए, 4 1 5, और कैसे 5 बन सकता है, तो 3 और 2 से 5 बन सकता है, फिर 2 और 3 भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या और भी बन सकता है क्या, 2 और 2 लोगे तो 4 ही आएगा, तो और बनेगा नहीं, ठीक है। फिर 7 का देख लेते हैं, 7 का कैसे कैसे आ सकता है, तो 1 और 6 से 7 बन सकता है, 6 7, 6 और 1 भी आ सकता है, फिर 4 और 3 से बन सकता है 7, ठीक है, 3 और 4 से बन सकता है 7, और किससे बन सकता है 7 बताओ, 5 और 2 से भी बन सकता है, तो 5 और 2, फिर 2 और 5, तो इससे भी बन सकता है। क्या और भी संख्या है कोई, तो आप यहाँ पर 1 और 6 ले ही चुके हो, 2 और 5 ले ही सको, 3 और 4 ले ही चुके हो, अगर आप फिर 3 3 लोगे तो 6 ही पहुंचेगा, 7 तक तो पहुंचेगा नहीं। 11 कब मिल सकता है, तो 6 और 5 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, और
5 और 6 से कोई अगर कम करोगे, मान लो हमने यहाँ पे 4 रख दिया, तो 6 4 10 ही तक पहुंच पाओगे, 11 तो आएगा नहीं। तो ये टोटल क्या हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमने कहा था कि प्रायिकता यानी जो है एक कोई इवेंट है उसका जो पॉसिबिलिटी होगा, मतलब प्रायिकता जो होगा वो था हमारे पास पॉसिबल आउटकम, ठीक है, या फिर हमने कहा था पॉसिबल नहीं फेवरेबल आउटकम। हमने बताया था आपको फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है 15 और टोटल कितना है 36। तो ये 3 से काट दोगे, 3 5 15 और ये 12 3 36, तो 5/12 इज द करेक्ट आंसर। कितना बढ़िया सवाल। अब ऐसे सवालों को देख करके ना अब आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई आज का सवाल का लेवल सच में है, सच में ठीक ठाक है। और मैं बता दूं कि ये सवाल भी एनटीए ने पूछ रखा है, ठीक है, ये सवाल भी एनटीए ने पूछ रखा है। तो अब देखो, अब एक सवाल मैंने करवा दिया, अब समझदार को इशारा काफी होता है। मैं कल को कैसा भी सवाल बनाऊं, कल को मैं कह दूं कि अभी सम कहा कि एक प्राइम नंबर है, कल को मैं कह दूं कि सम को प्राइम आना चाहिए, तो क्या आप वो सवाल बना पाओगे? कल को सवाल कह दे कि सम हमारे पास को प्राइम आना चाहिए, तो क्या वो बना पाओगे? कल को कह दे कि सम केवल इवन नंबर आना चाहिए, क्या बना पाओगे? क्या कल को कह दे कि सम केवल और केवल क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, क्या बना पाओगे? यस या नो बताओ जल्दी से कि हाँ सर बन जाएगा। सब वही रहेगा, बस यहां पे चेंज हो जाएगा। बस 36 2 पासा उछालोगे, अगर 3 पासे उछाल दोगे एक साथ तो 6 छक्का 36 छक्का 216 टोटल आउटकम बनेगा। आ रही बात समझ में आ रही है? यहीं पे मैं एक सवाल बना दूं, बताओ लास्ट सवाल, क्योंकि 3:10 हो चुका है। एक सवाल मैं करा दूं यहीं पे इसी से रिलेटेड, जो सवाल बच्चे हो कल होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। एक सवाल दूं मैं, बताओ यहीं से अगर आप ये समझ गए हो तो वो सवाल भी बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो ये सवाल आपको समझ में नहीं आया। फिर ऐसी जब ये सीरीज फॉलो करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जितने इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल बन सकते हैं वो सब इन सीरीज में कवर हो चुका है, सब हो जाएगा। धीरे धीरे देखोगे आप, सब हो जाएगा कवर। ऐसे एक एक सवाल आते रहेंगे, ऐसे कवर होते रहेंगे सब। तो यहीं से एक सवाल मैं बता देता हूं, जो बच्चे हैं वो कल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से एक सवाल करा दे रहे आपको। अगर मैं कहता हूं कि 3 डाइस उछाले जाते हैं, ठीक है, 3 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, रैंडमली ही थ्रो किया जाता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ फेंका जाता है तीनों को। तो 3 डाइस आर थ्रोन, तो तीनों को हमने फेंका है। अब कह रहे हैं कि बताओ सम जो आना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। तो प्रायिकता बताओ। इस सवाल का जवाब अगर आप दे देते हो तो इसका मतलब पिछले वाला सवाल का आंसर आपको समझ में आ गया है। 15 कहां से आया है? अरे बाप रे, 15 कहां से आया है? जब मैं जोड़ रहा था फैक्ट ड्रीम तो कहां थे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हुआ है। 15 कहां से आया? फैक्ट ड्रीम इस तरीके से आया है, ठीक है। ये हमारे फेवरेबल आउटकम है, मतलब फेवरेबल का मतलब होता है कि जो आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा था? ये पूछा था कि सम एक अभाज्य संख्या। तो देखोगे कहीं भी जोड़ोगे, जैसे 2 1 3 जोड़ोगे ना तो 3 आएगा अभाज्य संख्या, 3 और 2 जोड़ोगे 5 एक अभाज्य संख्या, 3 और 4 जोड़ोगे 7 एक अभाज्य, 6 5 जोड़ोगे 11 एक अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो ये फेवरेबल आउटकम है। ये सवाल देखो कि 3 डाइस हमने फेंका है। अब जब 3 डाइस हमने फेंक दिया है तो कह रहा है कि टोटल जो सम आना चाहिए वो 18 आना चाहिए। बताओ क्या होगा? FO का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम, मतलब फेवरेबल का मतलब है कि आपके पक्ष में कितने संभावनाएं हैं। आपके पक्ष का मतलब है कि सवाल में जो पूछा जा रहा है उस चीज को फेवर करने वाली चीजें कितनी है, कितने ऐसे आउटकम्स निकल रहे हैं जो कि उस चीज को फेवर कर रही हैं। तो टोटल 15 ऐसे आउटकम मिले जिसका योग कितना आएगा, एक प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। तो वो हमारा फेवरेबल था। ऊपर लिखते हैं फेवरेबल, नीचे लिखते हैं टोटल। तो टोटल आउटकम कितना बना था? 36, और ऊपर जो हमको चाहिए था वो कितना था? फेवरेबल था वो, ठीक है। तो फेवरेबल बट्टे टोटल। राहुल खत्री, क्या आपने पूछा है भाई? राहुल जी, राहुल आपका ऊपर सवाल चला गया है, एक बार फिर से पूछ लीजिए। डेनी कह रही है कि सर मैंने दोनों मॉक टेस्ट में जीटी में क्वांट रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट जीके जीएस ऊपर से जा रहा है, जीके जीएस छोड़ दूं क्या? ना ना, छोड़ना नहीं है, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है। क्लास है आपका खत्म हो रहा है, 1 मिनट। तो ये जो है क्या मैं बोला था, हाँ, जीके जीएस आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करके जाइए, क्योंकि जीके जीएस का कोई सिलेबस है नहीं,
मतलब इनफैक्ट देखोगे सिलेबस तो है ही, बट कहां से पूछेगा वो आपको ना पता है, ना हमको पता है, किसी को पता नहीं है। तो जीके जीएस में अगर आप 10 सवाल आ रहे हो उसमें से 5 भी बना पा रहे हो तो आप सेफर एरिया में हो, मतलब ठीक ठाक आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है, 10 में से 5 भी बन रहे हैं, 4 भी बन रहे हैं, तो आप उसको बढ़िया सही दिशा में लो कि हाँ भाई कम से कम 4 तो बन रहे हैं, क्योंकि जीके जीएस में कौन बनेगा नहीं बनेगा कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। कई बार बन भी जाते हैं, कई बार नहीं बनते, तो आप उसको स्ट्रेस ना लो, ठीक है, और दूसरे चीजों पर फोकस करो ज्यादा। ओके, इस सवाल का जवाब दो राहुल खत्री 1/26। समीरन का भी आंसर आ गया है, अमृता का भी आंसर आ गया है, मिस्टर यूवी सिंह का भी आंसर आ गया है, प्रतीक मिश्रा का भी आंसर आ गया है। चलो क्या बात है, सबका आंसर आ रहा है जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो देखो यहां पे हमारा फेवरेबल बटे टोटल क्या होगा, फिर से हम पीई निकालेंगे तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, देखो सुनो, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, फेवरेबल कितना मिलेगा आप बताओ। अब देखो यहां पर 3 डाइस हमने उछाले, तो 1 डाइस, 2 डाइस और 3 डाइस, तो इसमें 6 फलक, इसमें 6 फलक, इसमें 6 फलक, तीनों को साथ साथ में करो तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 216 आ जाएगा। तो ये टोटल आउटकम होता है, टोटल आउटकम कितना होगा, 216 होगा। फेवरेबल का मतलब हमारे फेवर में कितना आएगा, तो कह रहा है कि सम कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो सम 18 कब मिलेगा बाबू, तब मिलेगा जब पहला डाइस आपने उछाला, 3 उछाए ना, मान लो आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि तीनों पे 6 आ जाए, इस पे भी 6, इस पे भी 6, इस पे, तो तीनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी कि केवल एक ही ऐसा कंडीशन है, एक ही ऐसा कंडीशन है कि जब 18 आ सकता है, कब, जब इस पे भी 6, इस पे भी 6, इस पे तीनों पे 6, मतलब आपकी किस्मत इतनी बढ़िया हो जाए कि तीनों पे 6 आ जाए, तो मतलब 18 आपको मिल सकता है। और ये केवल एक ही ऐसा हो सकता है आउटकम जब आपको सम 18 मिलेगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता जब आपको सम कितना मिले, 18 मिले। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सर की क्लास शुरू हो गई है शायद।